हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राज्यसभा और लोकसभा की तुलना करेंगे। कल हमने संसदीय समितियां और विशेषाधिकार पढ़े थे। आज हम राज्यसभा और लोकसभा की तुलना करेंगे। राज्यसभा और लोकसभा में क्या क्या समानता है और किस में ज़्यादा शक्तियां निहित है। राज्यसभा वर्सेस लोकसभा, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं किन किन मामलों में लोकसभा की शक्तियां ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत राज्यसभा की। ठीक है, तो पहली मैं बताता हूँ। पहली है धन विधेयक केवल लोकसभा में आता है। जो धन विधेयक होता है केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, तो लोकसभा की पावर इसमें ज़्यादा हो। धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। ठीक है, कुछ प्रस्ताव जैसे स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव, स्थगन, निंदा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाए जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाए जा सकते हैं। तीसरा, बजट पर जो नियंत्रण होता है, अरे ये हैंग हो जाता है कभी कभी। बजट पर जो नियंत्रण होता है वो लोकसभा का होता है। ठीक है, और संयुक्त बैठक जो होती है, मैं भी आपको ऐसे ही बताता हूँ जब तक ये हो रहा है। हाँ ठीक हो गई। संयुक्त बैठक जो होती है, तीसरा मैंने क्या लिखना चाह रहा था, बजट पर नियंत्रण, है ना। बजट पर नियंत्रण भी इसी का होता है। चौथा, संयुक्त बैठक, जो संयुक्त बैठक होती है आर्टिकल 108 के तहत, उसमें भी लोकसभा का वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें सदस्य संख्या ज़्यादा होती है ना, सदस्य संख्या ज़्यादा होती है। तो संयुक्त बैठक जो होती है उसमें लोकसभा का प्रभाव ज़्यादा रहता है। जैसे मान लो कि दोनों के सदस्य मिला के मान लो 500 लोकसभा में, 300 राज्यसभा में। अब दोनों एक साथ बैठेंगे तो कितने हो जाएंगे, 800। अब 800 का बहुमत कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, 400 में से 500 तो यही है, तो लोकसभा का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किन किन मामलों में लोकसभा राज्यसभा के बराबर होती है ना। ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बराबर होती है। तो पहला है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक ये कौन से अनुच्छेद में, कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और कितने तरीके से इसको किया जा सकता है ये भी आप बताइए। संविधान संशोधन विधेयक, है ना, ये दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है विधेयक, तो ये बराबर होता है। ठीक है, और दूसरा हमारा पावर रहता है आपातकाल, इमरजेंसी आपातकाल, आर्टिकल 352, है ना। अनुच्छेद 352 में जो आपातकाल दिए 3 तरह के। ठीक है, इसमें दोनों जो सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, दोनों में इनमें पावर बराबर होती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाते हैं, इम्पीचमेंट ऑफ राष्ट्रपति जो होता है, वो दोनों सदनों में से किसी पे भी लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, चौथा न्यायाधीश जो होते हैं, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के निर्वाचन आयुक्त को जो हटाने की प्रक्रिया है, जिनको किसी भी सदन में इनका बिल लाया जा सकता, मतलब वो लाया जा सकता है, हटाने की प्रक्रिया चालू की जा सकती है। मतलब मान लो कि केक को हटाना है हमको, तो केक को हटाने के लिए या तो आप लोकसभा में भी ला सकते हैं प्रस्ताव, या राज्यसभा में भी ला सकते हैं, दोनों को बराबर शक्ति है। ठीक है, यहाँ लाएंगे तो फिर इधर जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में लाएंगे तो लोकसभा में जाएगा। ठीक है, दोनों की शक्तियाँ बराबर है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा शक्तियाँ बराबर है। अब तीसरे में हम एक कंडीशन ये भी होती है कि जिसमें राज्यसभा की शक्तियाँ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लोकसभा। ठीक है, तो वो कौन कौन सी कंडीशन है, वो कंडीशंस में बताऊंगा। पहली कंडीशन है राज्य सूची के विषय पर संघ का कानून बनाना। ठीक है, अगर राज्य सूची पर अगर कोई संघ का मतलब राज्य सूची का कोई विषय है, ठीक है, संविधान के कौन सी 8वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ है। ठीक है, कौन सी है, सेंट्रल की है, स्टेट की है, और एक समवर्ती सूची है ना, समवर्ती सूची है। ठीक है, समवर्ती सूची है। ठीक है, तो जो राज्य सूची है, राज्य सूची जो है स्टेट वाली, इस पर अगर कानून बनाना होगा तो इसमें राज्यसभा की परमिशन लेना जरूरी है। ठीक है, राज्यसभा के विषय पर, ठीक है, राज्य सूची के विषय पर संघ का कानून बना है। ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल भी बता देता हूँ, आर्टिकल 249 भारतीय संविधान का ये उपबंध करता है। दूसरी पावर है राज्यसभा की ज़्यादा, वो है अखिल भारतीय सेवा। अगर अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना हो, कोई नई अखिल भारतीय सेवा लानी हो, तो अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा ला सकती है ना। आर्टिकल कौन सा है, 312। अभी क्या है, द्रौपदी मुर्मू जो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी बोला है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस AIJS को लाने पे उन्होंने बल दिया है, जिससे न्यायिक क्षेत्र में सुधार हो सके। तो अगर अखिल भारतीय सेवा इस तरह की सृजित होती है तो राज्यसभा के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट हम शक्तियाँ देखते हैं। नेक्स्ट शक्ति कौन सी है, आर्टिकल 249, आर्टिकल 249। 249 में क्या है मैं बताता हूँ। आर्टिकल 249, इसमें क्या दिया है, राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ को सौंप सकती है। ऐसा कानून 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। कौन से बहुमत से, 2/3 बहुमत से। ये अभी मैंने पहले ही बताया था, तो यहाँ एक डिटेल प्रक्रिया दी गई है ना। आर्टिकल 312 भी मैंने बता दिया है, अखिल भारतीय सेवा है। ठीक है, अब हम ये तीनों में बता दिया है मैंने, क्या क्या बताया, किस किस में लोकसभा की शक्तियाँ ज़्यादा है, लोकसभा राज्यसभा से, कौन सी कंडीशन में लोकसभा राज्यसभा के बराबर है, और कौन सी कंडीशन में लोकसभा राज्यसभा से कम है। तो ये तीनों को आपको अच्छे से याद करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट आता है हमारा राज्यसभा की प्रासंगिकता। कभी कभी ऐसा माना जाता है कि राज्यसभा का क्या काम है। ठीक है, कभी कभी आलोचना की जाती है कि जब सब कुछ लोकसभा ही करती है, बहुत सारे काम, जैसे धन विधेयक हो गया और बजट पर नियंत्रण हो गया, बहुत सारे कार्य करने रहते हैं, वो राज्यसभा ही करती है, लोकसभा ही करती है, तो फिर राज्यसभा की क्या प्रासंगिकता है। तो इसकी हम ये एक तरीके से इसका मेंस, UPSC मेंस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में इसका हो सकता है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा। पहला पॉइंट क्या लेंगे हम, 2 तरीके से इसकी किया जा सकता है राज्यसभा की प्रासंगिकता। पहले अप्रासंगिकता और प्रासंगिकता क्या क्या है ना। पहले हम देखते हैं इसकी अप्रासंगिकता, है ना, अप्रासंगिकता। किन किन चीज़ों में इसका कोई महत्व नहीं है। तो पहला इसमें लेते हैं, राज्यसभा को वित्तीय मामलों में अधिकार प्राप्त नहीं है, जो मैंने अभी बताया था। धन विधेयक पर इसे कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है, और वित्त विधेयक पर इसे सीमित अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो एक कंडीशन ये होगी। दूसरी, सरकार को उत्तरदायी बनाने में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, उत्तरदायी बनाने में इसमें कोई भी भूमिका नहीं है। तीसरा आता है हमारा
वर्तमान में राज्यसभा व्यावसायिक घरानों के केंद्र के रूप में विकसित होता दिखाई दे रहा है। बड़े व्यवसायी राज्यों के हितों से कोई संबंध नहीं रखते और ये माना जाता है कि इन्हें राज्यसभा में स्थान दिलाने के लिए राजनीतिक दल और व्यवसायियों के साझा हित कार्य करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति मनोनीत करता है या इस तरह से लोग आ जाते हैं ना, तो ये इसकी आलोचना है या इसकी अप्रासंगिकता है। ठीक है, चौथा, वर्तमान में राज्यसभा लोकसभा में हारे हुए प्रतिनिधियों की शरण स्थली के रूप में दिखाई देती है। जो लोग लोकसभा से हार जाते हैं उन्हें अप्रत्यक्ष, मतलब जैसे बहुत सारे, जैसे अरुण जेटली एक बार हार गए थे, शायद एक सीट से हार गए थे, तो वो फिर सरकार का हिस्सा बने और राज्यसभा से आ गए। तो ऐसी ऐसी स्थितियाँ हो जाती है कभी कभी। ठीक है, पांचवा है, भारत में राज्यसभा की संरचना संघीय ढांचे के अनुरूप नहीं है। संघीय ढांचे में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व उच्च सदन में समान होता है, जबकि भारत में ये जनसंख्या के अनुपात में है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से हो रहा है। जैसे अमेरिका में क्या होता है, एक राज्य से 2 सीटें मिलती है, इस तरह से वहाँ 50 राज्य हैं तो 100 सीटें आती हैं। पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जनसंख्या, जैसे यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ से राज्यसभा की सीटें ज़्यादा है, तो इस तरह से यहाँ पे होता है। तो यहाँ से राज्यों का हित पूरी तरह से संरक्षित नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये अप्रासंगिकता हो गई। अब हम इसकी प्रासंगिकता देखते हैं। जब ये भारत में राज्यसभा बनाया गया है, मतलब संसदीय व्यवस्था बनाई गई, तो कुछ तो प्रासंगिकता होगी इसकी। ठीक है, तो इसकी हम प्रासंगिकता देखते हैं। ठीक है, अभी मैंने जब राज्यसभा की विशेषताएं बताई थी, राज्यसभा लोकसभा से किस तरह से आगे है किन किन मामलों में, तो वो प्रासंगिकता के बिंदु आ जाएंगे। ठीक है, तो पहला बिंदु हम देखते हैं, राज्यसभा विशेषज्ञता को सुनिश्चित करने वाला सदन है। वर्तमान में भी ऐसे नेतृत्वकर्ता जो लोकप्रिय नहीं है परंतु योग्य एवं क्षमतावान है, राज्यसभा सदस्य और विधि निर्माण और सरकार में मंत्री की भूमिका बेहतर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी कोई कोई ऐसे व्यक्ति को नेता बना दिया जाता है जो विधि विशेषज्ञ होता है, मतलब कोई टेक्निकल बंदा या इस तरह से बना दिया जाता है, उसे राज्यसभा के थ्रू सदस्य बना दिया जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, दूसरा है, विगत 2 दशकों में क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों की संख्या राज्यसभा में बढ़ी है और अब यह वास्तविक अर्थों में राज्यसभा राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन प्रतीत होता है। तो ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी, धन विधेयकों को छोड़कर राज्यसभा को अन्य विधेयकों पर लोकसभा की तुलना में सीमित या बराबर शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार वो ऐसे विधेयकों या संकल्पों को पारित होने से रोकने में सक्षम है जो सत्ता दल के राजनीतिक हितों से प्रेरित होती है। मतलब जैसे संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, और सामान्य विधेयक, इस तरह के कुछ विधेयक हैं वित्त विधेयक को छोड़ के जिसमें इसको बराबरी प्राप्त है, तो वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग डिफेंस कर सकती है ना, सरकार को स्वेच्छाचारी बनाने से रोक सकती है। चौथा है, राज्यसभा की प्रासंगिकता इस संदर्भ में सदैव है कि वो जनहित के साथ राज्यों के हितों के विभिन्न नीतियों में समन्वित कर सके। ठीक है, इसकी प्रासंगिकता, इससे राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा राज्यों की सभा, राज्यों की हितों को ध्यान में रखने के लिए राज्यसभा का गठन किया गया है। ठीक है, तो ये हमेशा इसका रहेगा कि राज्यसभा का उद्देश्य ये होना चाहिए कि राज्यों के हित देखे जाए, है ना, तो ये इसमें इसकी प्रासंगिकता बनी रह सकती है। अब हम अपनी भारतीय संसदीय व्यवस्था, मतलब इसमें हम क्या सुझाव रख सकते हैं, कुछ सुझाव भी हम दे सकते हैं। जैसे सुझाव में क्या क्या दे सकते हैं, राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व समान किया जाना आवश्यक है, जिससे वो सही अर्थों में संघीय ढांचे के अनुरूप कार्य कर सके। मीन्स जैसे अमेरिका में होता है एक राज्य से 2 सीटें, ठीक है, इस तरह किया जाना चाहिए। या भारत में एक राज्य से 1 सीट रख ले या 2 रख ले, जिस तरह से भी रखना चाहे, या 3 रख लें, तो ये एक सुझाव होना चाहिए। दूसरा, राज्यसभा की भूमिका विशेषज्ञ सदन के रूप में महत्वपूर्ण है, अतः यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि एक निश्चित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त व्यक्ति ही सदस्य के रूप में निर्वाचित हो। इसके अतिरिक्त विधि, पत्रकारिता, प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तकनीकी क्षेत्र में विशेष योग्यता क्षमता रखने वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मतलब जब राज्यसभा को हम विशेषज्ञ सदन बोलते हैं तो इसमें फिर विशेषज्ञता भी होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, बना दिया जाना चाहिए कि
मतलब ग्रेजुएट लोग या पोस्ट ग्रेजुएट लोग का होना अनिवार्य है। जब विशेषज्ञ सदन है तो विशेषज्ञता भी सुनिश्चित करो। तो ये भी एक सुझाव होना चाहिए। ठीक है। तीसरा हमारा होगा संघीय ढांचे के अनुरूप ही राज्यसभा की सदस्यता के लिए उस राज्य के निवासी होने की शर्त को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। पहले क्या था, भारत में राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उस राज्य का निवासी होना जरूरी था, लेकिन कुछ वर्षों पहले इसमें संशोधन करके ऐसा कर दिया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का राज्यसभा सदस्य बन सकता है। जैसे मध्य प्रदेश से अगर निवासी नहीं है तो फिर भी वो मध्य प्रदेश का राज्यसभा सदस्य बन सकता है। लेकिन ये वास्तविक अर्थों में राज्यसभा का रोल नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का क्या, राज्यों के हितों को सुनिश्चित करना होता है, और राज्य का हित तभी सुनिश्चित होगा जब व्यक्ति उस राज्य से जुड़ा हुआ हो, उस राज्य का निवासी हो। तो ये तरह के कुछ सुझाव होने चाहिए। ठीक है। चौथा सुझाव क्या मैं देना चाहता हूँ, यह भी प्रयास किया जाना चाहिए कि राज्यसभा के सदस्य राजनीतिक दलों से संबंधित ना हो। ठीक है। जब ये उच्च सदन है राज्यसभा और ये राज्यों का हित देखता है तो इनको राजनीतिक दलों से नहीं जुड़ा होना चाहिए। ठीक, ये भी एक सुझाव हो सकता है। अब हम देखेंगे भारत की संसदीय व्यवस्था में क्या क्या कमी है या इसमें क्या क्या कमजोरी है, पतन कैसे हो रहा है। इस तरह से लोग कह रहे हैं, आलोचनाएं होती हैं कि संसदीय व्यवस्था में पतन किस तरह से हो रहा है। ठीक है। तो मैं कुछ पॉइंट्स इसमें रख रहा हूँ। पहला पॉइंट है, भारत में विगत 3 दशकों में संसदीय व्यवस्था में गिरावट देखी जा रही है। ये गिरावट संसद के दिन प्रतिदिन के कार्यवाहियों में और सदन में होने वाली चर्चाओं में दिखाई दे रही है। विगत एक दशक में संसद ने औसतन 70 दिन प्रतिवर्ष के अनुपात से कार्य किया है, और किसी एक सत्र में औसत कार्यवाही निर्धारित कार्यवाही का 30% ही रही है। जो निर्धारित कार्यवाही है उसका 30% ही रही है। इस दौरान प्रश्नकाल और शून्यकाल भी बाधित रहे हैं। इसका समग्र प्रभाव सरकार की जवाबदेहिता में कमी, विधि निर्माण प्रक्रिया में कमी और कार्यपालिकाई तानाशाही के रूप में दिखाई दे रहा है। अब संसदीय व्यवस्था में ये गिरावट किन कारणों से आ रही है, वो कारण हम जानेंगे। तो पहला कारण है संसदीय व्यवस्था में जो गिरावट आ रही है, वर्तमान में अपराधियों के राजनीतिकरण ने संसदीय व्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। ठीक है। 16वीं लोकसभा में 186 सदस्यों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। 16वीं लोकसभा में 186 सदस्यों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। ऐसे सांसद संसद में परिचर्चा करने से बचते हैं और अवसर प्राप्त करते ही कार्यवाही को बाधित करते हैं। जब उनकी प्रवृत्ति ही आपराधिक है तो वो क्या चर्चा करेंगे। ठीक है। ये बाधित करते रहते हैं। दूसरा है, वर्तमान में संसद में धनी व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है। 16वीं लोकसभा में 82% सांसद की संपत्ति 1 करोड़ से अधिक है। 82% से अधिक जो सांसद है उनकी संपत्ति 1 करोड़ से अधिक है। जब इतने अमीर लोग वहां जाएंगे तो एक विचारणीय तथ्य है, ऐसे सांसद आम जनता की समस्याओं से पूर्ण रूप से परिचित नहीं होते। परिणाम स्वरूप जन मुद्दों पर गंभीर परिचर्चा नहीं हो पाती। जब वो इतने अमीर है तो बेरोजगारी, भूखमरी, इस तरह की बातों को वो अच्छे से समझने में मतलब उनको चूक हो सकती है। जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहेगा जो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, वर्तमान में अनेक सांसद ऐसी पृष्ठभूमि से जिन्होंने विदेशों में शिक्षा प्राप्त की। इन्हें न तो भारतीय समाज की समझ है और न ही यहाँ की चुनौतियों के संदर्भ में, अतः ये सदन में चर्चा से बचते हैं और सदन को बाधित करते हैं। जैसे बहुत सारे सांसद बाहर रह के पड़े हैं। ठीक है। ये भी एक मुद्दा है। चौथा, विगत 3 दशकों में क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति संसद में बढ़ी है और इसका परिणाम ये हुआ है कि क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने के लिए संसदीय कार्यवाही को बाधित किया गया है। क्षेत्रीयता बनाम राष्ट्रीयता का मुद्दा एक महत्वपूर्ण, क्षेत्रीयता और राष्ट्रीयता बनाम ये भी एक गंभीर समस्या है। पांचवा, संसदीय कार्यवाहियों के
टेलीविजन प्रसारण ने भी गंभीर परिचर्चा के स्थान पर प्रदर्शन को महत्व दिया है। धर्म जाति से संबंधित मुद्दे प्राथमिकता प्राप्त करते हैं, जिसके नाम पर कार्रवाइयाँ बाधित की जाती है और महंगाई, नक्सलवाद, आतंकवाद, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को छोड़ दिया जाता है। आजकल क्या होने लगा, लाइव प्रसारण होता है लोकसभा का, तो लोग बाग जो देखते हैं वो ऐसे ही मुद्दे, मतलब जो सांसद उठाता है कि यार धर्म के नाम पे भाषा, इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। जो वास्तविक मुद्दे होते हैं, शिक्षा, बेरोजगारी और इस तरह के जो मेन मुद्दे होते हैं, उनसे भटकाव प्रदर्शित होता है, क्योंकि लाइव प्रसारण में तो आपको प्रदर्शन करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, अब क्या है, उपरोक्त के परिणाम स्वरूप संसद वर्तमान में अपनी भूमिका के निर्वहन में सक्षम नहीं दिखाई दे रहा है और इसके निम्नलिखित परिणाम दिखाई दिए हैं। इससे क्या परिणाम सामने आ रहे हैं, कार्यपालिका की तानाशाही बढ़ रही है, एग्जीक्यूटिव अपने आप से ऑर्डिनेंस पास कर रहा है आर्टिकल 123 का यूज़ करके। ठीक है, चौथा नेक्स्ट, न्यायपालिका को विधायी कार्यों में हस्तक्षेप के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। जो है ना, जुडिशियरी क्या कर रही है, जो विधायिका के कार्यों को मतलब कर रही है, जैसे एनजीएससी को कर रही है। न्यायिक अति सक्रियता दिख रही है यहाँ पे, अति सक्रियता। ठीक, हस्तक्षेप कर रहे हैं एक दूसरे के बाधाओं। ठीक है, ये एक नकारात्मक टर्म है, अति सक्रियता। ठीक है ना, वित्तीय भार में वृद्धि हो रही है, ये भी है। ठीक, तो ये सब मुद्दे हैं। अब इसमें हम क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो हम सिविल सर्वेंट से तैयारी कर रहे हैं उनसे क्या अक्सर सुझाव मांगा जाता है कि कोई दिक्कत है तो उसमें आप कैसे सुधार करोगे। तो भारत की संसद में सुधार करने के लिए आप क्या क्या सुझाव दे सकते हैं, तो मेरे हिसाब से मैं सुझाव दूंगा। फर्स्ट सुझाव है, कम से कम उच्च सदन में शैक्षिक योग्यता को अनिवार्य किया जाना चाहिए। ठीक है, जो राज्यसभा में उसमें एजुकेशन वाले क्लोज को जोड़ा जाना चाहिए कि आप एजुकेटेड हो कम से कम। दूसरा क्या है, गंभीर जघन्य अपराधियों, बैंक के देनदारों, सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने वाले आरोपियों को चुनाव उम्मीदवारी के रूप में नामांकन करने से रोका जाना चाहिए। संसद में इसके लिए कानून बनाया जाए। कानून में त्वरित न्यायालय की स्थापना का प्रावधान होना चाहिए, जिससे आरोपित उम्मीदवार के मामले को शीघ्र निस्तारण किया जा सके, ये होना चाहिए। तीसरा, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए और उम्मीदवारों के चयन में कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में आंतरिक लोकतंत्र, वहाँ दल के अंदर भी चुनाव होता है। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में दल के अंदर चुनाव नहीं होता है। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ का बीजेपी का कोई कैंडिडेट है, ठीक है, मान लिया कि वो नारायण सिंह पंवार है, तो उसको किसी ने चुना नहीं है, उसको पार्टी ने डायरेक्ट बना दिया है। जबकि इसका भी चयन होना चाहिए, नारायण सिंह पंवार जी जो है, इनका चुनाव होना चाहिए जो लोकल लेवल पे कमेटियाँ वगैरह होती है उनकी तरफ से, जो क्षेत्रीय जैसे ब्यावरा के जितने भी भाजपा के प्रमुख व्यक्ति, उनके सदस्य भाजपा के, उनका चुनाव होना चाहिए कि कौन से व्यक्ति, इनमें भी होना चाहिए कि 3-4 लोग भाजपा से खड़े हो गए, जो उनको पसंद करेगा उस तरह से होना चाहिए। तो ये आंतरिक लोकतंत्र कहलाता है, चुनाव दलों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र कहलाता है। जैसे जो बाइडेन थे अमेरिका के राष्ट्रपति, पहले ये अपने दल के अंदर के व्यक्तियों से चुनाव लड़े, फिर जाके राष्ट्र के रूप में चुनाव लड़े। तो इस तरह से होना चाहिए, आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट, संसद को कार्यवाही के लिए निश्चित कार्य दिवस और घंटे निर्धारित किए जाने चाहिए और किसी भी दशा में 1 वर्ष में इन निश्चित कार्य दिवस में कार्यवाही ही होनी चाहिए ना, कार्य दिवस निर्धारित होनी चाहिए, इतने दिनों में इतनी कार्यवाही होना जरूरी है। 5वां है, सांसदों के सदन में व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए विशेषाधिकारों का विधिक संहिताकरण किया जाना चाहिए। ठीक है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। 6वां क्या है, सदन के सत्र को बुलाने का अधिकार कार्यपालिका को न देकर सदन के सांसदों को दिया जाना चाहिए और 1/10 सांसद सत्र की तिथि का प्रस्ताव प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति द्वारा सत्र आहूत किया जाना चाहिए। वर्तमान में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव बोल देती है कि इस दिन से सत्र चालू हुआ तो चालू हो जाता है, लेकिन इसमें संशोधन करके ऐसा करना चाहिए कि सदन के 1/10 सदस्य जब बोल दें कि सत्र बुलाया जाना चाहिए, तब उसको आहूत किया जाना चाहिए राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें सुधार हो सकता है। नेक्स्ट,
7वां नंबर हमारा क्या हो सकता है, यदि कोई सांसद कार्यवाही से अनुपस्थित रहता है तो उसके वेतन भत्तों में कटौती की जानी चाहिए और उस पर अर्थदंड भी लगाया जाना चाहिए। जैसे सरकारी कर्मचारी ज़्यादा दिनों तक मतलब एक विशेष छुट्टियों को समाप्त करने के बाद भी अगर अनुपस्थित रहता है तो उसका वेतन काट लिया जाता है, उसी तरह सांसदों और विधायकों का भी इस तरह से वेतन काटा जाना चाहिए, तो वो अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। 8वां क्या होना चाहिए, सांसदों के सांसदों के सत्र में किए गए कार्यों का विवरण उसके निर्वाचन क्षेत्र की जनता के समक्ष प्रत्येक सत्र के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे जनता अपने प्रतिनिधि का आकलन कर सके। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। 9वां, सदन में प्रस्तावों पर चर्चा प्रत्येक दिन के कार्य घंटों के समाप्ति के पश्चात की जानी चाहिए, जिससे विधि निर्माण प्रक्रिया बाधित न हो। 10वां, दल बदल कानून में संशोधित किया जाना चाहिए और इसे अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव तक सीमित किया जाना चाहिए, जिससे विभिन्न मुद्दों पर सांसद स्वतंत्र अभिव्यक्ति कर सकें। अभी क्या होता है, आप अगर दल के विरुद्ध थोड़ा सा भी बोले, आपने दल के विरुद्ध बोल दिया कि इस तरह नहीं होना चाहिए, अपनी निजी अभिव्यक्ति बाधित हो रही है सांसदों की। अगर अपन दल के थोड़ा सा विरुद्ध बोल देते हैं तो दल की तरफ से आ जाता है, आप जो पार्टी की विचारधारा है उससे अलग जा रहे हैं, तो आपको दल बदल कानून के तहत निष्कासित किया जा रहा है, तो बेचारा वो अपना मत प्रकट ही नहीं कर पा रहा है। कभी कभी कोई अगर सांसद है जब वो चुन के आ रहा है तो उसमें भी कुछ क्षमताएं होंगी, तो उसकी क्षमताओं को आकलन करने के लिए उसका मत भी जानना जरूरी होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से दल बदल कानून जो 10वीं अनुसूची में दिया गया है, 10वीं अनुसूची में दिया गया है, उसमें इस तरह का संशोधन किया जाना चाहिए और संसद की कार्यवाही को मजबूत बनाया जाना चाहिए। तो हमने ये पूरे सुझाव मैंने दिए, तो इस तरह से आप पूरे ये यूपीएससी का एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिख सकते हैं कि भारतीय संसद के बारे में राज्यसभा लोकसभा की प्रासंगिकता और संसदीय व्यवस्था में सुधार के कुछ बिंदु पूछे जाएं, तो ये वीडियो आपको काफ़ी मदद कर सकता है। ये जो मैंने बोला है आप पॉज कर करके अपने नोट्स बना लीजिए, ये आपको काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको समझ के इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने राज्यसभा, लोकसभा और संसदीय व्यवस्था में पतन के क्या कारण है ना, ये पूरा पढ़ा हुआ है। प्रासंगिकता क्या है, राज्यसभा की प्रासंगिकता क्या है ना, और जो भी संविधान ये इसमें राज्यसभा लोकसभा में तुलनाएं करी है, कौन बड़ा कौन छोटा, किस में ज़्यादा शक्तियाँ हैं, है ना, तो ये पूरा डिस्कस किया है। तो आज का वीडियो हम यहीं रोकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बुक में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।